Now this is page number 1 and this is Bohr's atomic मॉडल। तो एटॉमिक मॉडल क्या था बोर्स का, वो तो हमारा डिस्कशन हो गया था, है ना, कि बोर्स का जो एटॉमिक मॉडल है इट इज बेस्ड ऑन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड पे बेस्ड है, रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था उसी पे बेस्ड है, और कुछ और एज्यूम्शन इनने किया था, है ना। तो अब बोर्स थ्योरी हम पूरा पढ़ने वाले हैं, तो एटॉमिक मॉडल की जगह पे अब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं बोर्स एटॉमिक थ्योरी। तो मॉडल का डिस्कशन तो हो गया था, अब हम पूरा इसका जो डिस्कशन है बोर्स एटॉमिक थ्योरी पे अब हमारा डिस्कशन बेस्ड है। सो बोर्स एटॉमिक थ्योरी मतलब जो बोर्स का एटॉमिक मॉडल है उसके अकॉर्डिंग अब हम देखेंगे कि रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनका कैलकुलेशन कैसे है, और फिर इसके बेसिस पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का एक्सप्लेनेशन कैसे है, ठीक है ना। तो बोर्स एटॉमिक थ्योरी में अब जो डिस्कशन है हमारा पूरा इसी पे बेस्ड है। तो बोर्स एटॉमिक थ्योरी सबसे पहली बात तो इट इज अप्लाइड ओनली फॉर हाइड्रोजेनिक एटम, ये सिर्फ हाइड्रोजेनिक एटम के लिए अप्लाई करते हैं। तो इट इज applied only for हाइड्रोजेनिक एटम। हाइड्रोजेनिक एटम मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम। अब सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम कौन कौन से, हाइड्रोजन, ड्यूट्रॉन, हीलियम प्लस, ठीक है, लिथियम डबल प्लस, बेरिलियम ट्रिपल प्लस, एक्सेट्रा। मतलब जिनके ऑर्बिट में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए ये अप्लाइड है ना, हाइड्रोजन लाइक एटम। तो या हाइड्रोजेनिक एटम हम बोल रहे हैं यहाँ पे, इट इज अप्लाइड फॉर ओनली फॉर हाइड्रोजेनिक एटम या सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम। सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए एप्लीकेबल है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर जो कैलकुलेशन है बोर्स एटॉमिक थ्योरी के, जैसे एटॉमिक रेडियस कितनी है, ठीक है ना, ऑर्बिटल स्पीड कितनी है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, एनर्जी लेवल्स की हम यहाँ बात करेंगे, एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इस पे आएगा, ठीक है ना। तो बोर्स एटॉमिक थ्योरी में ये इसके लिए एप्लीकेबल है यहाँ पे। तो चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अभी जैसे मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं तो हाइड्रोजन एटम में जेड की वैल्यू क्या है, 1। न्यूट्रॉन में भी जेड की वैल्यू क्या है, 1। हीलियम के लिए जेड की वैल्यू क्या आएगी, हीलियम के लिए जेड की वैल्यू 2 ना, न्यूक्लियस में तो 2 चार्ज है ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये डिस्कशन अब यहाँ पे आएगा बोर्स एटॉमिक थ्योरी पे। तो अब सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं अपन, सपोज दिस इज द न्यूक्लियस प्लस जेड, और ये इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में घूम रहा है, और इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिटल स्पीड है इट इज vn इन nth ऑर्बिट एंड रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट इज rn। तो मान लो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है nth ऑर्बिट में, एंड दिस इज दियर ऑर्बिटल स्पीड। ये क्या है यहाँ पे इसकी ऑर्बिटल स्पीड है, या आप ऑर्बिटल वेलोसिटी बोल दो। एंड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इसको किससे मिल रहा है, इट इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो ये वाले डायरेक्शन पे क्या आएगा, दिस इज द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो आपकी जो पहली इक्वेशन बनेगी, तो यहाँ पे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स किससे मिल रहा है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स किससे मिल रहा है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ पे, नाउ इलेक्ट्रिक फोर्स इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अब जो कैलकुलेशन वाले पार्ट है यहाँ पे, ठीक है ना,
मैथमेटिकल कैलकुलेशन मतलब ऑर्बिटल स्पीड एंड ऑर्बिटल रेडियस एंड एनर्जी के, वो अब हम इस तरह से प्रोसीड करेंगे। दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई। ये न्यूक्लियस पे चार्ज हो गया जेड ई। जेड ई समझ गए, न्यूक्लियस पे चार्ज जेड ई क्यों लिखे? अरे समझ गए, न्यूक्लियस पे चार्ज जेड ई। तो Z मतलब उसका एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन पे सेम चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के। हाँ, इसलिए जेड ई लिखे हमने। एंड इनटू इलेक्ट्रॉन पे चार्ज डिवाइडेड बाय आर एन स्क्वायर। व्हाट इज आर एन? आर एन इज द nth ऑर्बिट रेडियस, ठीक है, एंड इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स me इनटू vn स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर एन। तो ये एक इक्वेशन है यहाँ पे आपकी, ठीक है, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन आपने लिखे एंड इट इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलाम फोर्स। कूलाम फोर्स यही होता है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये जो फोर्स है ये सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा है। तो सिंबल अपनी यूजुअल मीनिंग पे है। यहाँ पे me क्या है? यहाँ पे me इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, एंड दिस इज चार्ज ऑन न्यूक्लियस, दिस इज चार्ज ऑन न्यूक्लियस, ठीक है। एंड दूसरी इक्वेशन अब हम यूज करेंगे फोर्स पोस्टुलेट। तो फोर्स की जो सेकंड पोस्टुलेट है कि जो एंगुलर मोमेंटम है me vn into rn इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई। ये बोर की सेकंड पोस्टुलेट है जिसमें n की वैल्यू क्या आएगी 1 2 3 एक्सेट्रा, जिसको आप केमिस्ट्री में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको बोलते हो। तो n की वैल्यू 1 2 3 4 के अकॉर्डिंग बदलते जाएगी। मतलब इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है ये क्वांटाइज्ड है। तो me इंटू वी एन इंटू आर एन इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। तो ये दो इक्वेशन है हमारे पास में, और इन्हीं दो इक्वेशन से आपकी ऑर्बिटल स्पीड और ऑर्बिटल रेडियस का कैलकुलेशन होगा। समझ गए? ऑर्बिटल स्पीड एंड ऑर्बिटल रेडियस का कैलकुलेशन इन दो इक्वेशन से कैसे होगा भाई? एलिमिनेशन करोगे। एलिमिनेशन कैसे करोगे? देखो, यहां पर भी Vn और Rn है और यहां पर भी Vn और Rn है। आप एलिमिनेट कर लो, ठीक है। जैसे यहाँ पे सपोज एक Rn से एक Rn कट जाएगा और यहां पर से आप Rn की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे तो Vn कैलकुलेट हो जाएगा। और जब एक बार Vn कैलकुलेट हो जाएगा तो आप यहाँ पे Vn की वैल्यू पुट कर दो तो उससे क्या निकल जाएगा? आपका Rn निकल जाएगा। समझ गए? तो ये दो इक्वेशन से आप इसकी रेडियस की इक्वेशन और किसकी इक्वेशन निकल जाएगी? रेडियस की इक्वेशन एंड ऑर्बिटल स्पीड की इक्वेशन निकल जाएगी। समझ गए या नहीं? अरे समझ गए सर? हाँ बोलो। सर मोमेंटम का क्वांटाइज्ड होना मतलब? मोमेंटम का क्वांटाइज्ड होने का मतलब ये है कि जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में जो एंगुलर मोमेंटम है, सेकेंड ऑर्बिट में जो एंगुलर मोमेंटम होगा फर्स्ट ऑर्बिट का डबल होगा, फिर ट्रिपल होगा, ऐसा। ठीक है सर। ठीक है, बस ऐसा ही है। क्वांटाइजेशन का मतलब यही है। या उसने लॉजिक वही लगाया होगा कल जो मैंने बताया था कि प्लैनेट्स का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे आपने क्वांटाइज्ड कर दिया, मतलब कांस्टेंट चल रहा है, ये इंटीजर मल्टीपल के फॉर्म पे चल रहा है हर एक ऑर्बिट के लिए। ठीक है, फिक्स है। हर एक ऑर्बिट के लिए एंगुलर मोमेंटम फिक्स है ना। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट के लिए कितना आएगा? h अपॉन 2 पाई। सेकेंड ऑर्बिट के लिए कितना? 2h अपॉन 2 पाई। थर्ड ऑर्बिट के लिए 3h अपॉन 2 पाई। तो हर एक ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम कैसा यहाँ पे? कांस्टेंट है। समझ गए? यस सर। सर ये NH अपॉन 2 पाई आपने कहाँ से निकाले? वही मैंने लिखा आया हूँ, ये बोर्स एटॉमिक मॉडल में उसके जो पोस्टुलेट है बोर के, वही है ये, मैंने थोड़ी लिखा हूँ। समझ गया वेदांत? हाँ सर। बोर्स पोस्टुलेट है, सेकंड पोस्टुलेट तो मैंने कुछ नहीं किया हूँ। ये बोर का सेकंड पोस्टुलेट हमने यूज किया है यहाँ पे। तो फर्स्ट इक्वेशन हमने मैकेनिक्स में पढ़ा हुआ है ना, और ये जो सेकंड वाला है ये बोर्स पोस्टुलेट है। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो? यहाँ पे इसकी जो स्पीड है उसको फाइंड आउट कर सकते हो और रेडियस को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, कैसे करोगे बता सकते हो क्या? इलिमिनेट करना, मतलब अल्टीमेटली कॉपी पेन निकालो और इलिमिनेट करो। मैं डायरेक्ट हाँ रिजल्ट लिखूंगा हालांकि,
बट एलिमिनेशन अगर करना तो कैसे करोगे इनका एलिमिनेशन? सेकंड वाली इक्वेशन से क्या कर दो, पहले आर एन निकाल लो और उस आर एन की वैल्यू को कहां पे पुट कर दो, या वी एन निकाल दो और उसको कहां पे पुट कर दो, फर्स्ट इक्वेशन में। अरे ठीक है, समझ गए कि नहीं? यस सर। तो उससे क्या कैलकुलेट हो जाएगा आपका, आर एन कैलकुलेट हो जाएगा। तो चलो देखते हैं ना, यहां पर से अगर मैं देखूं, सो देयरफॉर Vn is equals to NH डिवाइडेड बाय 2 पाई, और ये m इधर आ जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू Rn। ठीक है, और अब इस वैल्यू को आप ये वाली इक्वेशन में पुट करो, तो नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ये तुम्हारे पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हो जाएगा आपका Ze²। देखो एक Rn से एक Rn कैंसिल होगा तो एक Rn बचेगा इक्वल्स टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और Vn² है तो Vn² मतलब कितना हो जाएगा आपका n²h² डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कितना होगा ये 4 पाई स्क्वायर, दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ सबस्क्रिप्ट में लिखना, इनटू दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर इनटू Rn²। तो अभी देखो इसमें एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक टर्म कैंसिल होगा, एक Rn से एक Rn कैंसिल हो गया, तो इससे रेडियस ऑफ ऑर्बिट आपको पता चल गई। सो रेडियस ऑफ ऑर्बिट, nth ऑर्बिट विल बी गिवन बाय दिस इक्वेशन Rn। ये इसको इधर ले आओ और बाकी को आप इस साइड पे ले जा लो प्रोडक्ट करके। तो एक पाई से एक पाई और कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, बट एप्सिलॉन बचेगा। सो दिस इज एप्सिलॉन नॉट इनटू h² डिवाइडेड बाय, ये z नीचे आएगा, और फिर पाई इंटू z इंटू me, और कितना बचेगा यहाँ पे, me एक ही टर्म बच रहा है, तो पाई इंटू me इंटू z, बस इतना ही बच रहा है ना, हेलो, इंटू e², ये e² भी डिनोमिनेटर में आएगा। सो दैट इज Rn इज प्रोपोर्शनल टू, किसके बराबर आ रहा है यहाँ पे, n फैक्टर बच रहा है अभी, दिस इज n², तो इट इज प्रोपोर्शनल टू n² अपॉन z। तो ये इक्वेशन आई, देखो मैंने कैसे कैलकुलेट किया, तो रेडियस की इक्वेशन ये बन गई, अभी रेडियस की इक्वेशन ही आ गई। और रेडियस की इक्वेशन अगर आपने निकाल लिए, तो अब इसको कहां पे पुट कर दो, रेडियस की वैल्यू को, अरे रेडियस की वैल्यू को या तो सेकंड में पुट कर लो या फर्स्ट में पुट कर लो, तो उससे किसका कैलकुलेशन हो जाएगा, आपका ऑर्बिटल स्पीड का कैलकुलेशन हो जाएगा। समझ गए? अरे समझ गए या नहीं? यस सर। यस सर। है ना, तो स्क्रीनशॉट लो अब इस पेज का, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। ले लिए सर। ले लिए। तो फाइनली मैं अब डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं, तो ये दो इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। इन दो इक्वेशन से आप ऑर्बिटल रेडियस एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी लिख सकते हो, तो इन दो इक्वेशन का यूज करके। तो नाउ वी विल गेट ऑर्बिटल रेडियस, ये किसके इक्वल आ गया, नाउ पेज नंबर 2 पे अपन आते हैं यहाँ पे। सो देयरफॉर दिस इज पेज नंबर 2, ऑर्बिटल रेडियस, ऑर्बिटल रेडियस की इक्वेशन क्या आई, Rn इज इक्वल्स टू, दिस इज एप्सिलॉन नॉट h² अपॉन पाई me e² इंटू n² अपॉन z। तो ये इतना टर्म कांस्टेंट है, ठीक है, इतना टर्म कांस्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, इतना टर्म कांस्टेंट दिख रहा है, एप्सिलॉन नॉट h² अपॉन पाई इंटू me इंटू e² इंटू n² अपॉन z, तो ये टर्म कांस्टेंट है। सो देयरफॉर Rn इज प्रोपोर्शनल टू n² अपॉन z, या फिर आप ऐसा लिख दो, Rn इज इक्वल्स टू R1 इंटू n² अपॉन z। तो व्हाट इज R1? R1 की वैल्यू 0.53 एंगस्ट्रॉन है, और इसको
Bohr's फर्स्ट ऑर्बिट रेडियस कहा जाता है। ठीक है, बोर्स फर्स्ट ऑर्बिट रेडियस, क्योंकि n की वैल्यू आप 1 पुट कर दोगे और अगर हाइड्रोजन एटम है तो z की वैल्यू 1, या फिर कोई और अगर एटम है तो फिर z की वैल्यू अलग आएगी, बट n की वैल्यू 1 आप पुट करोगे। ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट बोर्स फर्स्ट ऑर्बिट रेडियस। देखो यहाँ पे r1 किसके इक्वल है, यहाँ पे दिस r1 इज इक्वल्स टू, ये जो r1 है ये किसके इक्वल है यहाँ पे भाई, दिस r1 ये इसके इक्वल है। तो यहाँ पे r1 मतलब एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर अपॉन पाई इंटू एम इंटू ई स्क्वायर। तो ये सारे टर्म आपके कांस्टेंट, और इनको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 0.53 एंगस्ट्रॉन आएगा। समझ गए या नहीं? तो ये याद रखना अब आपको। तो बोर्स ऑर्बिटल रेडियस ये टर्म है आपका, दिस इज द ऑर्बिटल रेडियस। तो ये फर्स्ट कैलकुलेशन हो गया आपका ऑर्बिटल रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब दूसरा जो कैलकुलेशन है ऑर्बिटल स्पीड के लिए, ठीक है, ऑर्बिटल स्पीड। तो ये आगे आपका ऑर्बिटल रेडियस एंड सेकंड कैलकुलेशन ऑर्बिटल स्पीड। तो ऑर्बिटल स्पीड के लिए आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन Vn इंटू Rn इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो यहाँ पे NH अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो Rn की वैल्यू आपको ये पता चल गई और ये वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, तो इससे क्या एलिमिनेट हो गया आपका Vn एलिमिनेट हो गया। सो देयरफॉर Me इंटू Vn, और ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे एप्सिलॉन नॉट इंटू H स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई, H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, पाई इंटू Me इंटू ई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड इज इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई। अभी देखो ऑर्बिटल स्पीड में कुछ और कैंसिल हो रहा है क्या, एक n से एक n कैंसिल हो जाएगा और एक h से एक h कैंसिल होगा, पाई से ये पाई कैंसिल होगा, बाकी टर्म बचे रहेंगे आपके। तो जो ऑर्बिटल स्पीड है, अच्छा me से me भी कैंसिल हो गया है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो ऑर्बिटल स्पीड आ रही है Vn, दिस इज इक्वल्स टू, इनको मैं इधर रीअरेंज करता हूँ, रीअरेंज करूं तो इसमें से ई स्क्वायर वाला टर्म आपका ऊपर जाएगा और बाकी कुछ बचेगा, और जेड वाला टर्म। तो ई स्क्वायर न्यूमरेटर में आ गया आपका ई स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर में क्या क्या बचेगा, पाई तो कट गया था, 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एच, बस इतना ही बचेगा, और जेड डिवाइडेड बाय एन बचेगा। तो ये ऑर्बिटल स्पीड यहाँ पे निकल के आ गई, देख लो अभी, दिस इज द ऑर्बिटल स्पीड। मतलब जो ऑर्बिटल स्पीड है Vn, ये किसके प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे Z अपॉन n के प्रोपोर्शनल है। दिस इज द ऑर्बिटल स्पीड। तो इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लो आप लोग, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, ले लिए सर, ले लिए। हाँ, ये समझ में आया कि नहीं, ऑर्बिटल रेडियस एंड ऑर्बिटल स्पीड कैसे कैलकुलेट किए? यस सर। समझ गए ऑर्बिटल स्पीड एंड ऑर्बिटल रेडियस। तो जो ऑर्बिटल स्पीड है ये भी कैलकुलेट होके आ गई, और यहां पर भी आप देखोगे तो एक कांस्टेंट बचेगा यहाँ पे। तो सीधे सीधे मैं लिख दूं पेज नंबर 3 पे, नाउ दिस इज पेज नंबर 3, कि भाई Vn इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एच इंटू जेड डिवाइडेड बाय n। सो देयरफॉर इट इज Vn इज इक्वल्स टू, V1 लिख देता हूं मैं यहाँ पे, V1 इंटू जेड अपॉन n, या Vn is proportional to Z upon n, and what is V1? It is E square upon 2 epsilon naught into H, और इसकी वैल्यू डायरेक्ट में C upon 137, it is first orbit
फर्स्ट ऑर्बिट ऑर्बिटल स्पीड है, एंड व्हाट इज सी है, सी इज स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। तो कुछ और डेटा आ रहा तो मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म पे लिख दिया c अपॉन 137। c इज स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय 137 कर दोगे तो ये फर्स्ट ऑर्बिट में ऑर्बिटल स्पीड के लिए इक्वेशन है, ठीक है, या फोर्स फर्स्ट ऑर्बिट स्पीड आ जाएगी ये, समझ गए ना। तो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड इस टर्म से आप दोगे, और जो रिलेशन है यहाँ पे याद रखने वाली कि भाई vn जो ऑर्बिटल स्पीड है ये किसके प्रोपोर्शनल है, z अपॉन n के प्रोपोर्शनल है, जहां पे n की वैल्यू 1 2 3 आएगी। तो जैसे जैसे आप हायर ऑर्बिट पे जाओगे n की वैल्यू बढ़ाते जाओगे 1 2 3 4 एक्सेट्रा ऐसा बढ़ाते जाओगे तो ऑर्बिटल स्पीड क्या होते जाएगी, कम होते जाएगी। समझ गए? अरे समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए? यस सर। यस सर। तो ये सीधे सीधे याद रखो, देखो ऑर्बिटल स्पीड मास पे डिपेंडेंसी नहीं है, जैसे अपन ने सैटेलाइट सिस्टम में पढ़ा था या सन एंड प्लैनेट सिस्टम में, प्लैनेट की ऑर्बिटल स्पीड प्लैनेट के मास पे डिपेंड नहीं करती। वैसे यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिटल स्पीड है वो इलेक्ट्रॉन के मास पे डिपेंड नहीं कर रही है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अरे समझ गए? ऑर्बिटल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाकी फैक्टर पे डिपेंडेंसी है। तो सीधे सीधे अब आप यहाँ पे नोट ध्यान रखो, तो ऑर्बिटल रेडियस इज इक्वल टू r1 इंटू n स्क्वायर अपॉन z, एंड r1 की वैल्यू 0.53 एंगस्ट्रॉन है, एंड ऑर्बिटल स्पीड इज v1 इंटू z अपॉन n है, जिसपे v1 की वैल्यू किसके बराबर, यहाँ पे v1 इज इक्वल टू c अपॉन 137। तो ये टर्म अब आप याद रखो यहाँ पे, ये हमारे लिए कैलकुलेशन के लिए अब हमारे लिए काम में आएंगे। एंड देखो हाइड्रोजन एटम के लिए Z और एटम में, यहाँ पे Z की वैल्यू और एटम अगर मैं ले रहा हूं तो नाम यहाँ पे एटम और यहाँ पे मैंने Z लिखा, ठीक है। तो अगर हाइड्रोजन एटम है तो Z की वैल्यू 1, न्यूट्रॉन है तो Z की वैल्यू 1 आएगी। समझ गए? अरे समझ गए कि नहीं? एटम एंड वैल्यू ऑफ Z। एंड अगर मान लो आपका हीलियम प्लस एटम है तो Z की वैल्यू कितना लोगे, 2 लोगे। समझ गए? और अगर Li डबल प्लस है, Li डबल प्लस लिथियम, तो फिर Z की वैल्यू कितनी होते जाएगी, 3, है ना। तो आप Z की वैल्यू को इस तरह से लिखना, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन। बट ये जो थ्योरी है फोर्स एटॉमिक थ्योरी, ये सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड है, बाकी सिस्टम के लिए वैलिड नहीं है। तो ये कैलकुलेशन इतने हो गए, तो अब इसको ध्यान रखना, कंपटीशन पे हमारे लिए यही चीजें काम में आएंगी। तो देखो जो ऑर्बिटल स्पीड है ये किसके प्रोपोर्शनल है, Z अपॉन n के, और ऑर्बिटल रेडियस किसके प्रोपोर्शनल है, n स्क्वायर अपॉन z के। अरे समझ गए? समझ गए या नहीं? यस सर। कोई डाउट अभी इस पे? याद रखना इसको कि ऑर्बिटल रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट किसके प्रोपोर्शनल है एंड ऑर्बिटल स्पीड किसके प्रोपोर्शनल है। अब हम आ रहे हैं एनर्जी के कैलकुलेशन में, मतलब काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, ये जो कैलकुलेशन आए दो, इन दो कैलकुलेशन से कुछ और कैलकुलेशन आ जाएंगे, जैसे टाइम पीरियड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इनके कैलकुलेशन भी आप यहीं से कर सकते हो। पेज नंबर 4 पे आऊंगा मैं। ये 3 है कि 4 है? ये 3 है ना? यस सर। हाँ, तो अब यहाँ पे कुछ और कैलकुलेशन आपके आ जाएंगे, कुछ और कैलकुलेशन, मतलब टाइम पीरियड, फिर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर स्पीड, इनके कैलकुलेशन भी अपन यहीं पर देख ले रहे हैं। तो जैसे ये मान लो प्लस जेड, दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉन। तो फिर इसकी जो एंगुलर स्पीड है, जो टाइम पीरियड है, एंड ये nth ऑर्बिट है, हाँ, तो इनके कैलकुलेशन कैसे आएंगे। तो सबसे पहले हम देख ले रहे हैं ऑर्बिटल टाइम पीरियड, ऑर्बिटल टाइम पीरियड, ऑर्बिटल टाइम पीरियड कैपिटल T। तो टाइम पीरियड इज 2 पाई RN डिवाइडेड बाय VN। तो आपको VN भी पता चल गया और RN भी पता चल गया है, तो आप अब सीधे सीधे कर सकते हो। मैं प्रोपोर्शनल वाला टर्म ले रहा हूँ,
तो आर एन किसके प्रोपोर्शनल है, रेडियस एन स्क्वायर अपॉन जेड के, और वी एन किसके प्रोपोर्शनल है, जेड अपॉन एन के। तो ओवरऑल किसके प्रोपोर्शनल हो गया, एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर के। तो ऑर्बिटल टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर। एंड यहां पर एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी। तो मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के टर्म पे लिख दूं, इट इज प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब। और इसी से फिर फ्रीक्वेंसी वाला टर्म आएगा, फ्रीक्वेंसी विल बी एफ अपॉन 2 पाई, so this is also proportional to z square upon n cube। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ राउंड पर यूनिट टाइम वाली, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखोगे, ऑर्बिटल टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू n क्यूब अपॉन z स्क्वायर, एंगुलर वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर अपॉन n क्यूब, ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर अपॉन कितना आएगा, n क्यूब आएगा। समझ गए या नहीं, हेलो, अरे समझ गए, Yes, sir. हाँ। अब इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। ले लिया सर। सर ये पेज नंबर 4 था। पेज नंबर 4 है क्या, 1 मिनट। सो दिस इज पेज नंबर 4। अभी लो, दोबारा ले लो। डन। Yes, sir. एंड नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं अपन एनर्जी के लिए, पेज नंबर 5 पे, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, जिसको आप बोलते हो nth ऑर्बिट की एनर्जी या एनर्जी लेवल की हम बात कर रहे हैं अब यहाँ पे, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जिसमें काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, ठीक है, देखो अभी नेक्स्ट पेज नंबर 5 and this is the energy of electron in nth orbit। एनर्जी तो कौन कौन से टाइप की एनर्जी आएंगी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट में कौन कौन सी एनर्जी आएंगी। सो नाउ दिस इज प्लस जेड ई, एंड ये इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पे, एंड दिस इज द रेडियस एंड इट इज nth ऑर्बिट, ठीक है। तो कौन कौन सी एनर्जी, फर्स्ट यहाँ पे देख लो आप, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब ऐसा भी बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट या फर्स्ट ऑर्बिट या सेकंड ऑर्बिट, बट बेसिकली हम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज सिंपली डिनोटेड बाय kn एंड इट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ me into vn स्क्वायर। समझ गए, me क्या है यहाँ पे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड vn इज ऑर्बिटल स्पीड। तो इनका कैलकुलेशन आपने ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है ना, दिस इज ऑर्बिटल स्पीड, इनका कैलकुलेशन आपने ऑलरेडी किया हुआ है, हाफ ऑफ me into vn। अच्छा, इसमें एक बहुत सिंपल सा फैक्ट आ जाएगा, ये तो एनर्जी के लिए हो गया, हाफ ऑफ me into vn स्क्वायर। आप इसको एंगुलर मोमेंटम के टर्म पे भी लिख सकते हो ना, सिंस me into vn into rn इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, ये nh अपॉन 2 पाई, है या नहीं, हेलो, अरे समझ गए। Yes, sir. तो इसको अगर आप चाहो तो ये जो टर्म होता है ये मोमेंटम के बराबर, यहाँ पे लीनियर मोमेंटम, और ये एंगुलर मोमेंटम है, तो इसको रीअरेंज करके भी आप इस एनर्जी को लिख सकते हो।
दूसरा पोटेंशियल एनर्जी की जो इक्वेशन आएगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, इट इज डिनोटेड बाय un। तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी इसकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE इंटू माइनस ई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में चार्ज माइनस ई है, डिवाइडेड बाय Rn। समझ गए? अरे समझ गए या नहीं? यस सर। और इसमें आप Vn की वैल्यू पुट कर दो, तो Vn की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था उसको अगर आप यहां से पुट करोगे, ये वाले टर्म से निकाल कर यहाँ पे, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे आएगा कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में जो रिलेशनशिप है वो निकल के आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और एक टर्म ये यूज किया था, और या तो फिर आप mv² अपॉन Rn, इसको अगर आप यूज कर लेते हो सेंट्रीपिटल फोर्स को, तो देखो ये रिलेशनशिप और जल्दी आपको समझ में आ जाएगी। हम किस रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं यहाँ पे ध्यान देना। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फोर्स, दैट इज mv² डिवाइडेड बाय r इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ZE इंटू E डिवाइडेड बाय r²। तो एक r से एक r क्या हो गया यहाँ पे कैंसिल, तो mv² की वैल्यू ये है। मतलब अल्टीमेटली जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 इंटू 1/4 पाई स्क्वायर ये बचेगा 1/4 पाई इंटू एप्सिलॉन ठीक है। देख ये इतना बच रहा ना 1/2, दोबारा लिख रहा हूं ध्यान देना, 1/2 और mv² की वैल्यू यहां से देखो ये किसके बराबर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² अपॉन Rn के बराबर बच रहा है। और ये पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला सिमिलर आ रहा है, बस फर्क यहाँ पे क्या है कि ये जो टर्म है ये 1/2 से और मल्टीप्लाइड है, बाकी ये वाला जो मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है ये उतना के उतना ही यहाँ पे है ना। तो क्या कंक्लूजन निकल गया यहाँ पर, सो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इज, पोटेंशियल एनर्जी को किसके बराबर लिख दूं मैं यहाँ, -2 टाइम्स, इसका प्रोडक्ट इधर कर दूं, माइनस साइन ले लूं, तो -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। समझ गए? अरे समझ गए या नहीं? ये इक्वेशन देखो ये वाली और ये वाली, तो पोटेंशियल एनर्जी इज -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मैं ये वाली इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 कट जाएगा और ये वाली इक्वेशन वापस मिल जाएगी तुमको, देख लो। समझ गए? यस सर। ये हमने इसमें भी पढ़े थे ग्रेविटेशन में भी, तो ग्रेविटेशन में भी कुछ इस तरह की कहानी मिली थी हमको, ग्रेविटेशन में भी कुछ इस तरह से इक्वेशंस आई थी। सो देयरफॉर टोटल एनर्जी कैसे लिखोगे, टोटल एनर्जी En, ठीक है, टोटल एनर्जी En, थर्ड कैलकुलेशन। सो टोटल एनर्जी En इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, and this is equals to Kn and potential energy is -2 times Kn, तो ये कितना बचेगा, -Kn के बराबर बच रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी ये आ गई एंड इट इज -Kn, मतलब माइनस ऑफ हाफ ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ZE² डिवाइडेड बाय Rn। तो ये है बेटा टोटल एनर्जी की इक्वेशन, और Rn की इक्वेशन ऑलरेडी हमने डिराइव किया था, फर्स्ट या सेकंड पेज पे है। तो जब आप Rn की वैल्यू पुट करोगे, Rn की वैल्यू, समझ गए, Rn की जब आप वैल्यू पुट करोगे तो बहुत सारे टर्म यहाँ पे कांस्टेंट बचेंगे एंड फाइनली यू विल गेट द आंसर दैट जो टोटल एनर्जी है इट इज इक्वल्स टू -13.6 n² अपॉन Z के फॉर्म पे बचेगी, और ये किस पे रहेगा आपका, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसका आंसर आएगा, ठीक है, n² अपॉन Z। तो यहाँ पे इतना जो टर्म है इट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू n² अपॉन Z के फॉर्म पे।
तो ये टोटल एनर्जी को आपको इस तरह से ध्यान रखना है। सो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी गिवन बाय दिस इक्वेशन। समझ गए या नहीं? अरे समझ गए, याद रखो इसको। यहाँ पे आर एन की वैल्यू पुट करोगे तो ये इक्वेशन इस तरह से बनेगी आपकी। आर एन की वैल्यू पेज नंबर 2 पे है जो हमने डिराइव किया था। आर एन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, तो ये आंसर ऐसा बनेगा। ठीक है, और एक और टर्म होता है, ये तो टोटल एनर्जी हो गई, एंड फोर्थ पॉइंट आएगा आपका बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। सो बाइंडिंग एनर्जी में कुछ नहीं करना आपको, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है इंटू n स्क्वायर अपॉन z, यही क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी होती। तो बाइंडिंग एनर्जी इज पॉजिटिव एंड टोटल एनर्जी इज नेगेटिव। तो टोटल एनर्जी नेगेटिव आई, ये किस बात को सिग्निफाई करती है, क्या सिग्निफिकेंस है इसका? टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, व्हाट इट सिग्निफाई, या व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट? एनर्जी रिलीज हुई। नहीं, एनर्जी रिलीज हो रही, ये नहीं है सिग्निफिकेंस। इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस सिस्टम इज बाउंड सिस्टम। बाउंड सिस्टम मतलब समझते हो ना, एक दूसरे से बंधे हुए हैं। एक दूसरे से बंधे हुए, मतलब इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूमता रहेगा, और अगर आपको ऑर्बिट चेंज करना है या इस सिस्टम को ब्रेक करना है तो इतनी एनर्जी बाहर से सप्लाई करनी पड़ेगी। अपन ने प्लैनेट और सोलर सिस्टम में भी ऐसा कुछ आई थी इक्वेशन, है ना, वो भी बाउंड सिस्टम था। सन एंड प्लैनेट्स आर बाउंडेड सिस्टम या बाउंड सिस्टम, वहां पर भी टोटल एनर्जी नेगेटिव आई थी, यहां पर भी टोटल एनर्जी नेगेटिव है। ठीक है, समझ गए? हेलो सर, वो एनर्जी के एक्सप्रेशन में z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर चाहिए ना? क्या बेटा? सर वो जो एक्सप्रेशन है एनर्जी का, सर वहाँ पे z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर है ना? जेड स्क्वायर अपॉन, हाँ उल्टा लिख दिया शायद मैंने, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर आएगा। जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, बता दे रहा हूं कैसे आया। हाँ देख, यहाँ पे आर एन डिनोमिनेटर में आया, और आर एन किसके प्रोपोर्शनल था, एन स्क्वायर अपॉन जेड के ना। हेलो, आर एन किसके प्रोपोर्शनल है? n स्क्वायर अपॉन z के सर। एन स्क्वायर अपॉन जेड के, हाँ तो सही है। तो जब तुम आर एन की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो एन स्क्वायर डिनोमिनेटर में आएगा और ये जेड ऊपर जाएगा, तो हाँ बराबर, जेड स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे, एन स्क्वायर आएगा। समझ गए? अरे समझ गए या नहीं? यस सर। हाँ, अभी स्क्रीनशॉट लो, अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। ले लिए स्क्रीनशॉट? यस सर। तो अब हम डायरेक्ट नोट लिख दे रहा है यहाँ पे, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन now this is page number 6. देखो डायरेक्ट अपन अब एक नोट लिख दे रहा है, दिस इज पेज नंबर 6। सीधे सीधे, सो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट En इज इक्वल्स टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर
इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सीधे सीधे याद रखो आप लोग, ठीक है। ये वैल्यू, ये फार्मूला हो गया, याद रखो अभी ये -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। एंड दूसरा कि ये आपस में रिलेटेड है, टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी और इट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, ठीक है। एंड इट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का आधा आपको लिखना है। लेकिन ये फार्मूला तभी वैलिड है जब इलेक्ट्रिक फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो इलेक्ट्रिक फोर्स अगर 1/r² के प्रोपोर्शनल है तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, अदरवाइज ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, ठीक है। मतलब टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एंड इट इज इक्वल टू, अब क्योंकि यहाँ पे आपने मैग्नीट्यूड लिया हुआ है तो या तो आप En ले लो, तो En इज इक्वल टू क्या लिख दोगे आप, En इज इक्वल टू और आधा हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। एंड काइनेटिक एनर्जी में अगर लिखना है आपको तो क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में क्या लिखोगे, मॉड तो हमको यहीं पे लेना पड़ेगा ना। अरे समझ गए या नहीं, ये मॉड लेना पड़ेगा। एंड फिर अगर इसको मॉड लिए तो यहाँ माइनस का साइन लेना है, तो फिर ये काइनेटिक एनर्जी बराबर है, ठीक है। और ये तभी वैलिड है जब इलेक्ट्रिक फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², अदरवाइज ये इक्वेशन वैलिड नहीं है फिर यहाँ पे, ठीक है। या फिर आप सीधा सीधा ऐसा लिख लो कि इसका मैग्नीट्यूड काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। एंड दूसरा अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी लिखना है तो इट इज 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आएगा, इसका डबल कर दो तो -27.2 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। और जो काइनेटिक एनर्जी इट इज 13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती, इसका मॉड है। तो आप इक्वेशंस को इस तरह से ध्यान में रखेंगे। एंड काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो मॉड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का आधा, या जो पोटेंशियल एनर्जी है इट इज माइनस ऑफ 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। तो ये आपस में इस तरह से रिलेटेड है, लेकिन ये तभी रिलेटेड है जब इलेक्ट्रिक फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे 1/r² के प्रोपोर्शनल है, अदरवाइज आप इनको ऐसे नहीं लिख सकते। तो अगर आपको टोटल एनर्जी की इक्वेशन याद है तो आप काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को बता सकते हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लूं मैं, फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस एटम। हीलियम प्लस एटम के सेकंड ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो इसका आंसर कैसे लिखोगे आप, सिंस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, मॉड ऑफ टोटल एनर्जी, तो इट इज 13.6 इंटू Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इट इज 13.6। और Z की वैल्यू कितनी, हीलियम एटम के लिए Z की वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर, या मैं इसको थर्ड ऑर्बिट कर देता हूं यहाँ पे, है ना। एंड n की वैल्यू कितना जाएगा, 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड आफ्टर सॉल्विंग इट इज 13.6 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, इसकी काइनेटिक एनर्जी है। तो आप इस तरह से डायरेक्ट कैलकुलेशन करोगे, समझ गए या नहीं, हेलो समझ गए, कोई डाउट अभी, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए। अच्छा इसमें अभी एक और बात बताओ, बाइंडिंग एनर्जी किसके बराबर, बाइंडिंग एनर्जी क्या आएगी, इट इज काइनेटिक एनर्जी या फिर मॉड ऑफ टोटल एनर्जी, है ना। बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, या फिर टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड आप ले लो, मॉड ले लो, तो वो बाइंडिंग एनर्जी बन जाएगा। तो ये इतने टर्म है। अब क्वेश्चन और किस तरह से बनते हैं उस पे अपन आ रहे हैं यहाँ पे। इस पेज का स्क्रीनशॉट हो गया आपका,
हेलो, Yes, sir. तो ये याद रखो आप, है ना, टोटल एनर्जी के लिए इक्वेशन तो सीधी सीधी आई हमारे पास में, सीधे सीधे याद रखो। अगले पेज पे आते हैं, पेज नंबर 7 पे। देखो अभी, दिस इज पेज नंबर 7। हाँ, पेज नंबर 7 पे पूरा फाइनल हम नोट पे आ रहे हैं। फर्स्ट, रेडियस किसके इक्वल आया था? रेडियस आज के क्लास का कंक्लूजन, आर एन इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड। दूसरा, यहाँ पे इसको या तो आप क्या लिख दो, R1, और R1 की वैल्यू कितनी है? 0.53 एंगस्ट्रॉम, बराबर है। दूसरा Vn, Vn किसके बराबर है? V1 इंटू जेड अपॉन एन, एंड V1 इज C अपॉन 137। एंड तीसरा है आपका एनर्जी, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी याद है तो चलो, टाइम पीरियड T is equals to 2 pi Rn upon Vn and it is proportional to Rn, ये है तो टाइम पीरियड में आ जाएगा आपका n क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर। फोर्थ में आएगा टोटल एनर्जी इज -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिफ्थ पॉइंट आपका आ गया एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम में ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, NH अपॉन 2 पाई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन Vn इंटू Rn। एंड सिक्स पॉइंट में काइनेटिक एनर्जी मॉड ऑफ टोटल एनर्जी, है ना, इट इज 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड 7 पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी, मतलब UN is 2 times of total energy। तो ये डायरेक्ट आज जो अपन ने पढ़े उसको इस तरह से सीधे सीधे याद रखना, क्योंकि फोर्स एटॉमिक थ्योरी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये याद है तो आप न्यूमेरिकल आसानी से लगा सकते हो और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आसानी से लगा सकते हो। ठीक है, अब कंक्लूजन ये है इसका कि इफ n की वैल्यू अगर आप बढ़ाते हो, एंड एक और पॉइंट मैं लिख दूं यहाँ पे, बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी इज मॉड ऑफ टोटल एनर्जी। तो अगर आप n की वैल्यू बढ़ाते हो तो कौन कौन सी वैल्यू बढ़ती है देखते हैं अपन अभी। सो देन रेडियस बढ़ेगी, अगर n की वैल्यू बढ़ाओगे तो रेडियस बढ़ेगी। ऑर्बिटल स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा? डिक्रीज होगी। टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा? n की वैल्यू बढ़ाने से टाइम पीरियड बढ़ेगा। टोटल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा? टोटल एनर्जी बताओ क्या होगी? बढ़ेंगी। नहीं, कम होगी। हाँ सॉरी, बढ़ेगी, क्योंकि कम नेगेटिव होगी। कम नेगेटिव मतलब बढ़ेगी। हाँ, टोटल एनर्जी इज इंक्रीजिंग। एंगुलर मोमेंटम बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी कम होगी, क्योंकि मॉड है यहाँ पे, पॉजिटिव वैल्यू n बढ़ेगा तो ये कम होता जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी ये भी बढ़ेगी। और बाइंडिंग एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये डिक्रीज होते जाएगी। समझ गए? अरे समझ गए या नहीं? Yes, sir. यस सर। हाँ, तो n को बढ़ाने से ये इनमें इफेक्ट होता है, तो सीधे सीधे याद रखो इसको। अच्छा, यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन थोड़े ट्विस्टिंग आ जाते हैं कि जैसे ये फर्स्ट ऑर्बिट है, हाँ, दिस इज फर्स्ट ऑर्बिट, और तो इस फर्स्ट ऑर्बिट का जो एरिया है, ये एरिया या an इक्वल्स टू पाई इंटू Rn स्क्वायर करोगे ना, तो जो एरिया बनेगा इसका, ये किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है? तो इट इज प्रोपोर्शनल टू पाई Rn स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर कर दोगे
तो n की पावर 4 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा ये z स्क्वायर। तो एरिया इसके प्रोपोर्शनल आएगा। और कभी कभी यहाँ पे इक्वेशंस बना देता है, ग्राफ बना देता है, तो आप ग्राफिकल स्टडी के लिए भी ये आपको ध्यान रहने चाहिए। समझ गए ना ग्राफ के लिए? अरे समझ गए या नहीं? कभी कभी Yes, इनके sir. ग्राफ बना Yes, देते हैं। sir. ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। ले लिए सर। तो ये है